नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुस्लिमों को लेकर बड़ी बात कही है। मुखपत्र 5 जन को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता बोध का नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि हम कभी नहीं कहते कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है। आप अपनी जगह पर अच्छे हो, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं। चलिए साथ आगे बढ़ें, यही हिंदुत्व है। इस बयान के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और आलोचनाओं का बाजार गर्म है। ना डरे मुसलमान, सबका हिंदुस्तान। इस बयान के बाद सियासी घमासान जारी। आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं कि हमारे पैनल में आज कौन कौन से गेस्ट होंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी का स्टैंड रखेंगे और ये बताएंगे कि इस बयान से, आरएसएस के बयान से बीजेपी क्या समझती है। और यहां पर यह भी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र मंच से बहुत अरसे तक सैयद यासिर जिलानी साहब वाबस्ता रहे हैं। इसके अलावा खास मेहमान ये भी हैं, वरिंदर सिंह साहब स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के। आपका भी स्वागत करते हैं खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही साथ मौलाना दहलवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर का भी रद्द अमल और स्टैंड समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब इस तरह के बयान किसी तरफ से आते हैं। जैसा कि मोहन भागवत साहब ने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, भारत में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हमारी साथी पल्लवी घोष साहिबा जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडिटर हैं पॉलिटिकल नेटवर्क 18 के। आपका भी वेलकम करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करें, चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले क्योंकि आलोचनाओं का बाजार गर्म है जैसा कि शुरुआत में हमने कहा, और साथ ही साथ सियासी घमासान इस बयान पर, इस मोहन भागवत के 5 जन को दिए गए इंटरव्यू पर जारी है। तो इस बयान को आखिर किस तरह से लिया जाए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस बयान को किस तरह से देखती है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले कुछ देर पहले कहा कि सैयद यासिर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्र मंच जो कि जैली तंजीम है आरएसएस की, उससे वाबस्ता रहे हैं, तो बेहतर तरीके से वो समझा पाएंगे। तो मैं चाहती हूं कि सैयद यासिर जिलानी साहब चर्चा की शुरुआत करें। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे जो मोहन भागवत जी ने बात कही है मुसलमानों को लेकर? देखिए, जो भारत के एक्चुअल सेकुलर जो ढांचा है, जो सेकुलरिज्म की हम परिकल्पना भारत के लिए करते हैं, उसको मोहन भागवत जी का ये बयान पुष्टि करता है। उसको मोहन भागवत जी का ये बयान बिल्कुल साबित करता है कि जो भारत एक सेकुलर देश है, सब लोग यहाँ रहते हैं, और खास करके उनके इस बयान को स्वागत करना चाहिए भारत के तमाम लोगों को, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ कही है कि यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं और चौधराहट करने की भी जरूरत नहीं। चौधराहट से मतलब ये है कि किसी भी समाज में और किसी भी बढ़ते हुए मुल्क के लिए चौधराहट ठीक नहीं होती है। चौधराहट का क्या मतलब है? चौधराहट को बिल्कुल कोई भी नहीं कहता है कि हम बड़े हैं। तो उस भारत की जो परिकल्पना है, उस भारत की जो सोच है, उसमें ये संपूर्ण रूप से सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और मुझे लगता है कि एक विराम लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारत में कुछ लोग राजनीति करते हैं अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तो उनके बयान आए हैं, उन्होंने अपने बयान रखे हैं। और हम लोगों को भी इंतजार था कि जिन लोगों को बोलना चाहिए उसमें एक शख्स हैं जो हमेशा हर मुद्दे पे राजनीति करते हैं, उन्हीं का आया है और उनका बयान और जिस अल्फाज से उन्होंने सर संचालक जी के लिए बोला है वो बेहद अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज भारत, देखिए, भारत की तस्वीर को समझने की जरूरत है। आज भारत ओपनिंग रिमार्क से, जी मैं समझूंगी आपसे, एक सेकंड। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपने कहा कि सेकुलरिज्म की परिकल्पना की तरफ दिया गया ये बयान मोहन भागवत जी का मानना चाहिए, इस पर सियासत हो रही है। जब सियासी पार्टियां हैं तो उनका भी रद्द-ए-अमल, प्रतिक्रिया जान लेना बहुत जरूरी है। उससे पहले मौलाना दहलवी साहब,
आपने मोहन भागवत के इस बयान को किस तरह से लिया इस्लामिक मैं स्कॉलर के नाते? जी, अब भारत का सबसे पुराना संगठन है और उन्होंने अपने ही एक ऑर्गेनाइजर को, पंजन्य को उन्होंने बयान दिया। अच्छा बयान है। यकीनी तौर से भारतीय समाज के अंदर, ये हिंदुस्तानी माशरे के अंदर जो तनु है, जो एक यानी मुख्तलिफ तहजीबों, तमद्दुनों और सभ्यताओं और धर्मों के बावजूद जो एक दूसरे के साथ तालमेल है, वो पूरे विश्व में हमको कहीं नहीं मिलता। ये कोई कहने की कोई नई बात नहीं है, ये तो सच्चाई है, हमेशा से मिलता है। जब भारतीय मुसलमान नहीं आए थे, भारतीय इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ, तब भी भारतीय समाज में इस तरीके की चीजें हमको मिलती हैं। उन्होंने दो बातें कही। पहली चीज तो डरने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि भारत के अंदर जब एक मजबूत संविधान मौजूद है तो मुझको किससे डरने की जरूरत है? मैं तो कभी नहीं डरता यहाँ पे। हाँ। कुछ लोगों को डर, वो डरे। पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन भारत में रहने वाला हर व्यक्ति को संविधान ने और उससे पहले यहाँ के समाज ने, जो भारतीय समाज, इसका जो ताना बाना इतना मजबूत है। आप न्यूज 18 के को मैं समझता हूँ, शायद हम कश्मीर के परिपक्ष में आपका चैनल वहां ज्यादा देखा जाता है। हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां ओवैसी साहब या मोहन भागवत से बहुत आगे का वो समाज है। जहां आप कश्मीर में अगर आप देखिए कि आज भी हमारे यहाँ पीडीपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, वो जानते हैं कि मुसलमानों के सरनेम पंडित होते हैं, मोहम्मद शफी पंडित कहलाए जाते हैं। उसी तरीके से गुजरात में पारेख और पटेल मुसलमान भी लगा। तो हमारे समाज के अंदर किसी का डर खौफ नहीं है। एक हिस्सा तो ये है। तो मैं डरूं किससे? इसलिए आप ये बिल्कुल मत कहिए मुझे डर है। मुझे यहाँ किसी से डर नहीं। मुझे हर उस लफंगे से, हर उस व्यक्ति से, क्या वो इस्लाम का नाम ले पे, क्या हिंदुत्व का नाम लेके सड़क पे जिस आम आदमी को मारता है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन उससे डरता नहीं, उससे मुकाबले की ताकत रखता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि अपने आप को फायक मत समझिए, अपने आप को सुपीरियर मत समझिए। हमने कभी नहीं समझा। अब मुझको बताइए, 4 उदाहरण हैं जिसके मैं उनको चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि संघ का अपना एक धार्मिक अस्तित्व भी है। मुझको ये बताइए, इस्लाम को तो 1450 साल हुए हैं, लेकिन एक श्लोक हम हर जगह पढ़ते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य हैं और वही सबसे सुंदर हैं। इस चीज को क्या भारत के विष्णुइयों ने कभी पसंद किया? शिवाइयों और विष्णुइयों को लेकर झगड़े हुए थे? मैं कहूंगा नहीं। एक अपने आप को सत्य मान रहा था, दूसरा सत्य नहीं मान रहा था। बुद्ध भी बहाता, बुद्ध के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो बुद्ध की शरण में आ गया उसी ने अपने आप को जो है वो फला पा ली। या खालसापन कहती है हम ही सिर्फ खालिस हैं। ये कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे से बेहतर हैं, बल्कि ये कहना होता है कि हम भी उसी खालसा, हम भी उसी परिप्रेक्ष्य या उसी मजबूती के साथ इस तरीके से दूसरे लोग हैं। तो हमने कभी नहीं कहा हम दूसरे से अच्छे हैं, या हिंदुइज्म या सिखिज्म या दूसरा समाज जो है वो हमारे से कमजोर है, नहीं। बल्कि मैं आखिरी बात कहूंगा इसके अंदर, जिसपे मैं समझता हूं चर्चा होनी चाहिए। भारतीय मुसलमानों ने, भारतीय इस्लाम ने तो भारत की हर छोटी बड़ी चीज को कबूल किया। हमने जो वो मेसोपोटामिया या इराक, या जिसको कहते हैं इराक की तरह जो है वो सभ्यताओं को बदला नहीं, बल्कि हमने कल्चरल शादी के अंदर, ब्याह के अंदर, क्या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे नाम हो, जो भी कुछ हो, भारतीय कल्चर को जितनी मजबूती के साथ भारतीय मुसलमानों ने इख्तियार किया है, शायद किसी ने इसको इख्तियार किया होगा। ठीक है, तो इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आपका कहना है कि अच्छा बयान है, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि हमें किसी से डर और खौफ नहीं है। वीरेंद्र साहब हमारे साथ जुड़े हुए, पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीडीपी इस बयान से, मोहन भागवत के बयान से क्या कुछ नजरिया रखती है? वीरेंद्र साहब बताइएगा। देखिए, ऐसे मैडम जी कि आज मोहन भागवत साहब के बयान की हम आज जो चर्चा कर रहे हैं जी, देखिए जो भारत देश है ये एक सेकुलर देश है, और हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है हमारा सेकुलरिज्म है। हमारा सेकुलरिज्म ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि इसमें जितने भी धर्म फिरके के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी आपस में मिल बांट के रहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम तरह तरह के धर्म को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी यही, लोकतांत्रिक मुल्क भी यही है, हमारी डेमोक्रेसी भी सबसे बड़ी है। तो हम तो यही मानते हैं कि हर एक आदमी को अपने धर्म को मानने की पूरी खुल है, पूरी इजाजत है, हर एक आदमी अपने अपने धर्म के साथ है। लेकिन भागवत साहब ने जो बयान दिया है, तो मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि बयान पर अमल भी होना चाहिए। बयान पर अमल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों से हम एजेंडा देख रहे हैं आरएसएस, जहां जिनकी पार्टी जो पार्टी क्लेम करती है जो हमारा विंग है, हम ये चीज देखते हैं कि उनमें इस बयान को सच्चाई में थोड़ा फर्क है जी। अगर तो हम एक सेकुलर भारत की बात करते हैं तो धर्म की तो यहां बात नहीं होनी चाहिए। धर्म तो धर्म ठीक है, जो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को माने, उसके प्रिंसिपल। किसी धर्म ने, किसी ने यह नहीं कहा है किसी दूसरे को मारो या किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की बात मुझे नहीं लगता कोई धर्म दुनिया में करता होगा, और ना ही आगे इसको किया जाता है। और कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है, ये भी बिल्कुल क्लियर सी बात है।
लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है अगर ऐसे बयान आए, इस देश की जो ताकत है उसको और बढ़ाना चाहिए, लेकिन यह कि बयानों पर इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। अब मैं बताता हूं कि बहुत सारी ऐसी घटना हम देखते हैं कि जिसके ऊपर है कि कुछ लोग जो है वो धर्म के ऊपर सियासत करते हैं, उनकी सियासत हिंदू मुस्लिम पर है, हिंदू सिख पर है, जो कि नहीं होनी चाहिए। देश में इन चीजों के लिए जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी दूसरी बात है कि देश का हर जो नागरिक का हर शहरी है वो सम्मान के साथ रहना चाहिए, किसी को बयान डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं दुख न के साथ कहीं कहना पड़ता है धार्मिक चश्मे से भी देखा जाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारे देश वरिंदर जी, में धर्म के नाम पर राजनीति होती है और एक पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर राजनीति करती है। जब पिछला आपने यूपी में चुनाव देखा होगा तो CPs का नारा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चले जा रहे हैं वरिंदर साहब। जैसा कि दो वक्ताओं ने कहा कि उन्हें ये बयान कैसा लगा, मैं चाहती हूँ कि PDP भी ये बताए कि इस बयान में क्या खामी और क्या अच्छाई। सीधे लफ्ज़ों में हैं कि धर्म के नाम पर भड़काने वाले लोग कौन है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर ये ऐसा बयान दिया गया है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ तो बयान PDP का ये स्टैंड है कि बयान जो ऐसे आते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन भी किया जाना चाहिए उनकी तरफ से, जो ये क्लेम करते हैं कि हाँ उनकी राजनीतिक पार्टियां हैं। पल्लवी घोष साहिबा, आपके पास मैं आ रही हूं आखिर में माफी के साथ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सभी का बयान, सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ जाए, फिर उसके बाद एक इन तमाम बयानों को देखकर एक सॉल्यूशन अगर निकाला जाए। जो बयान मोहन भागवत ने दिया, फिर उसके बाद जो सियासी घमासान जारी है, इसको एक जर्नलिस्ट कैसे देखता है और कैसे क्या आपको लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज, इस पॉलिटिकल राजनीति की बू आती है, जैसे कि वरिंदर साहब कह रहे थे, और कुछ देर पहले ये भी एक वक्ता की तरफ से कहा गया कि ये बयान ऐसा नहीं है, हम थोड़ी ना डरते हैं हिंदुस्तान में, तो ये बयान देने की कह रहे हैं कि जरूरत भी नहीं है। बार बार मोहन भागवत जी ऐसा क्यों कहते हैं, आखिर क्यों जरूरत आन पड़ती है? मुझे लगता है बयान देने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, और बहुत सारे विपक्षी दल ऐसे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उनका कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कभी कभी PDP हो, उनका कहना ये है कि इसके राज में, केंद्र सरकार के राज में या भाजपा के राज में मुसलमान लोग खतरे में हैं। हाँ। उनको टारगेट किया जाता है और एक डिविजिव पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं वो बीजेपी उस पॉलिटिक्स पे विश्वास रखती है। इसीलिए आपने देखा होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि हम किसी का रिलीजन या कास्ट नहीं देखेंगे, हम सबका विकास चाहते हैं। उन्होंने खुद आउटरीच किया है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। और इसके अलावा मोहन भागवत जी ने पिछले साल, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने मदरसा भी गए थे, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिले थे। और जो RSS के ऊपर ये आरोप लगाता है कि वो लोग बहुत हिंदुत्व के एजेंडा को लेके आगे जाते हैं, जहां पे माइनॉरिटीज अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते हैं, मुझे लगता है RSS का ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और देने की कोशिश भी की गई है कि हम सबको एक साथ समझते हैं और ये भारत है, और भारत में किसी भी समुदाय के आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अनसेफ हैं। जी, फिर अब सवाल ये उठने लगा है पल्लवी जी कि बेंचमार्क आखिर RSS क्यों सेट कर रहा है, वो कौन होते हैं हमें बताने वाले? ऐसा सवाल भी असुद्दीन ओवैसी ने, MIM के जो चीफ हैं, उन्होंने उठाया है कि आप कौन हैं फैसला सुनाने वाले मुसलमानों को लेकर। लेकिन RSS का कहना तो ये भी है ना कि हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम कुछ भी नहीं कहते हैं तो फिर हमें ये पूछा जाता है कि आप बीजेपी के आइडियोलॉग हैं, फिर आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। RSS पे हमेशा से ये आरोप लगता आया है, राहुल गांधी खुद लगाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी लगाते हैं, ये एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये हिंदुत्व एजेंडा को लेके आगे बढ़ती है। और इसीलिए नागपुर का आइडियोलॉजी यही है। इसीलिए मुझे लगता है मोहन भागवत एक मॉडरेट फेस प्रेजेंट करना चाहते हैं और ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि RSS बैक्ड बीजेपी जो है वो सबको एक साथ समझती है, सबको एक समान समझती है। इसलिए मुझे लगता है RSS को ये काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन देना या ये स्टेटमेंट देना मोहन भागवत जी के लिए बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल, तो कई और सवालों के साथ करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान पर। इस बयान के बाद हर जानिब से, चारों तरफ से सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था ना डरे मुसलमान सबका हिंदुस्तान। आज इसी खास मौजू पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में सवालों को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगी सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास आए, क्योंकि जो चार वक्ता हैं आपको मिलाकर उन तमाम लोगों ने इस बयान को सही करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ नसीहत भी दी है कि और साथ पीडीपी ने भी नसीहत दी है, और शिवसेना को भी मैं यहां पर कोट करना चाहूंगी। शिवसेना भी ये कह रही है, पीडीपी भी ये कह रही है कि जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया तो सबसे पहले इस पर अमल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि गलत पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ या फिर उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश बीजेपी के कुछ नेताओं के जरिए ज्यादा होती है। सना, आप तो बहुत लंबे वक्फे से सहाफत कर रही हैं, और मैं भी आपके साथ बहुत लंबे वक्फे के साथ डिबेट करता रहा हूं, और आपने खुद कहा कि मैं एक आनुवंशिक संगठन से भी जुड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा जो बार बार विपक्ष डराने की बात करता है। बार बार विपक्ष को लगता है, देखिए क्या है सबसे बड़ा रीजन क्यों अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम वर्ग को बार बार चर्चा में लाया जाता है। वो इसलिए लाया जाता है कि पिछले 70 सालों में 55 साल जिस पार्टी ने हुकूमत करी उसने उस वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उसके हाथों से, उसके पास से जब ये वोट बैंक अलग हो गया, जब उन्होंने बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया कि उन 55 सालों में उनके साथ कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन के नाम पे एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक जामिया मिलिया इस्लामिया दिया। स्वास्थ्य के नाम पे मैं हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम इलाकों का मेरे पास सर्वे और रिपोर्ट है, आपको गिने चुने अच्छे सरकारी हॉस्पिटल मिलेंगे, नहीं तो जीरो है। आपका जो पढ़ने का दर है, जो ड्रॉप आउट रेट है बच्चों का, वो सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो मुस्लिम वर्ग में है। अब वो वर्ग मजबूत हो रहा है, पढ़ाई में मजबूत हो रहा है, अपने आप में खड़े होने की कोशिश कर रहा है, और इस मौजूदा सरकार ने कभी भी उसके साथ छल नहीं करा। छल इसलिए नहीं किया कि कोई भी प्रोग्राम इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और उसके वजीर आजम ने बनाया, जो जमीन पे उतारा गया, उसमें उनको सम्मानित किया। अगर ऐसे तमाम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं तो एक बात हमें भी याद आ गई, मैं चाहती हूँ कि उसका भी जिक्र कर दूं। मानव स्कॉलरशिप जो दिया जाता था, हायर स्कॉलरशिप है, उसे बंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ, हमने देखा। नहीं, तो आप उस बात को भी कोट करिए। कुछ चीजें, कुछ प्रोग्राम्स कुछ वक्त के लिए तमाम मंत्रालयों में, ऐसा नहीं है कि एक दो, उसमें जब तब्दीलियां आती हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है, तो चीजों को कुछ समय के लिए स्टॉप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको सिरहस्ती से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी कोई योजना, मैं भी बहुत मॉनिटर करता हूँ, फॉलो करता हूँ। मेरे साथ यंग लड़कों का, खास करके कॉलेज के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो लगातार मेरे राब्ते में, संपर्क में रहते हैं। तो ये देखिए वजह है आपको। और जो एक ये बीजेपी को ही नसीहत दे रहे हैं वो नेता, कि पहले बीजेपी के नेता जो हैं अब वो इस पर अमल करना शुरू कर दें। इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ, छोटा सा। नहीं, एक बात बताइए कि वो नसीहत अपने आप को क्यों नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने डराया वोट बैंक के लिए? ये डर किसने अंदर उनके डाला? तो मौलाना देलवी साहब तो कह रहे थे हमें कोई नहीं डराता है, हम डरे हुए नहीं है, हम खौफ में मुब्तला नहीं है। एक इंडिविजुअल मौलाना देलवी साहब नहीं डरते हैं, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी भाषण देते हैं और कट्टरता की बात करते हैं, रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि आपके घरों में जो एक ऐसी फोर्स है जो घुस जाएगी, तो वो गरीब मुसलमानों को डराते हैं, वो गरीब मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। तो क्या कोई ऐसी फोर्स है जिसकी तरफ एमआईएम की तरफ इशारा कर रहे हैं? सैयद यासिर जिलानी, इनका कहना है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो मुसलमानों को डराती है। मौलाना देलवी साहब एक सेकंड, सैयद यासिर जिलानी साहब एक सेकंड, मौलाना साहब का रिएक्शन आने दीजिए। हाँ, मैं बहुत साफ लफ्जों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या मुसलमान इस तरह की बातों से डरते हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान और भारतीय संविधान से बड़ा भारतीय समाज
इतना मजबूत है कि मुझे कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं। छुटपुट घटनाएं सबके साथ होती हैं और मैं अभी मुझको ओवरऑल को डरने की जरूरत नहीं है। मैं 2 सवाल बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं। भाई, आप सबका साथ आपने भी कहा, सबका साथ सबका विकास, पल्लवी जी ने भी कहा सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हाँ। लेकिन मुझको ये बताइए कि वो अभी यासिर साहब कह रहे थे, ये तो खैर कांग्रेस से पहले की दोनों यूनिवर्सिटीज हैं। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ तब मौलाना सर सैयद ने अलीगढ़ और महात्मा गांधी के साथ मिलकर अली बरादरान ने जो है वो महमूद हसन साहब ने जामिया बनाई थी। उसी अलीगढ़ की एक शाख देने की बात हुई थी बिहार के अंदर, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, कि भाई यहाँ अलीगढ़ का एक हम जो हिस्सा देंगे किशनगंज के अंदर। तो ना आपको मालूम है, दूसरा मर्तबा मोदी साहब की सरकार को हो गया, नीतीश साहब एक पता बीजेपी के साथ अब तक हो गए, केंद्र सरकार उसके नाम पर 1 रुपया जारी नहीं कर पाई। किशनगंज में है शायद ये जमीन, किशनगंज के अंदर। दूसरी चीज, जो हायर एजुकेशन की बात करते बच्चों को मिलता था वो बंद कर दिया गया और किसी डिपार्टमेंट का नहीं माना कर रहा है। मेरे पास पूरा डाटा मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का बंद किया गया। तीसरी और आखिरी बात, अंतिम बात, जो बड़े अदब के साथ सबसे पूछना चाहता हूँ। भागवत साहब की मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, जाहिर बात है भारत के सबसे पुराने कल्चरल यानी जैसे कि संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत सारी बातों से बहुत अच्छा लगता है। खुद प्रधानमंत्री ने सूफीज्म को लेके किंग ऑफ जॉर्डन के सामने जो बात कही वो सबसे अच्छी बात थी कि मेरे ऑफिस के पास जो वो दरगाह निजामुद्दीन है, यासिर जिलानी भी बार बार जाते हैं। हाँ। मुझको यासिर जिलानी से परेशानी नहीं, मुझको मोहन भागवत साहब से परेशानी नहीं है, मुझको मोदी साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। हाँ। मेरा सवाल ये है, इन्हीं की पार्टी के लोग बैठ के जब ये कहे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके तो बड़े बड़े मंत्री हैं। हाँ। और हिमाचल की जनता को सबक भी सिखा दिया, गोली मारो फला फला को। फिर ये उस वक्त मोदी साहब या भागवत साहब उनको कोई नसीहत क्यों नहीं करते? ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को कहने के बजाय एक व्यक्ति को चिन्हित क्यों नहीं करते? इन्हीं के पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जवाब ले लेती हूँ ना, आखिर बात, जो रोजाना जवाब ले लेती हूँ यासिर साहब से, ये लैंड जिहाद है, सूफियों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। यहाँ तक उसके बाद वरिंदर साहब के पास जाना है। जो बात वरिंदर साहब ने कही कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को इस पर अमल करने की जरूरत है, यही बात कह रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना दहलवी साहब। यासिर जिलानी जी, देखिए, एक तो मौलाना दहलवी साहब जो बात कह रहे हैं सूफिज्म को लेके, वहाँ कोई और जमीन को लेकर भी बात कही, एएमयू की जमीन जो बिहार के किशनगंज में देने की बात कही, तो ये तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ये जिस पार्टी का ये नहीं समर्थन करते होंगे इंडिविजुअल, लेकिन जिनके सपोर्टर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान रहे, मैंने वही सवाल तो उठाया है कि 55 साल की सत्ता के बाद भी मिली जुली सरकारों में इन्होंने क्या किया कि एक किशनगंज की जमीन नहीं पास। और उससे बड़ी विडंबना मैं आपको बता दूं, 2008 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टेबल पे आई, वो 2014 तक कहां खेलती रही, वो लागू नहीं कर पाए। तो आप बीजेपी को दोष मत दें, आपने जो बुनियाद बहुत कुछ अच्छा करने आए थे ना सर, वही सवाल आपसे कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से बहुत हैं। हम तो विकास, विश्वास और लाल किले के प्राचीर के बाद जब प्रधानमंत्री प्रयास की बात करते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो जमीन पर उतारा गया है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम वर्ग को नहीं जोड़ा गया, या कोई ऐसा हिंदुस्तान का राज्य नहीं है जहां पे मुसलमान। वरिंदर सिंह साहब, मैं गलत नहीं हूं तो सिख कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो आपको अपना विकास और अपने कम्युनिटी का विकास किस हद तक इसमें दिखा? देखिए, ऐसे है कि मैं इस वक्त एक पार्टी का प्रवक्ता के तौर पे बात करता हूं, तो ठीक है मेरा रिलीजन सिख है, लेकिन मैं एक दो बातें इसमें जरूर कहना चाहता हूं कि इसलिए मैंने सोचा कि आप इस पर भी रिएक्ट करें। बिल्कुल मैं आ रहा हूं सना जी मैं आ रहा हूं। हाँ सना जी मैं आ रहा हूं। देखिए, ये कैबिनेट जो हमारी इस वक्त देश की है, मिनाटी की अगर बात करते हैं, आप खुद देख लीजिए कि मिनाटी के कितने लोग उसमें मिनिस्टर हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट, जो मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, उस कैबिनेट में आप खुद देख लीजिए कि कितने लोगों को मिनाटी को मिनिस्टर वहां पर रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जो मिनाटी के लिए स्कॉलरशिप थी वो भी इन्होंने बंद कर दी, जैसे मेरे से पहले ये काफी प्रवक्ता ने बताया है। लेकिन मैं उसको आगे जाना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बयान देते हैं, क्यों नहीं, मौलाना साहब ने ठीक कहा, क्यों नहीं जब यूपी में इलेक्शन हो रही थी तो भागवत साहब क्यों नहीं उस 80-20 का बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता को पूछा गया कि भाई आप लोग मुझे बताओ, आप ये 80-20 आपने किसको कहा है? दूसरी बात, एक इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो थी, उन्होंने जो मुस्लिम पैगंबर थे उनके खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल कर दिए गए थे, तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक इन्होंने की? तो मैं अनूपर शर्मा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और तीसरी बात मैं इसमें कहना चाहता हूं
कि मैंने पहले भी कहा कि धर्म पर राजनीति पिछले 7-8 सालों में पूरे चरम सीमा पर है। जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जाता है, मैं आज भी कहना चाहता हूं भागवत साहब, ये बयान आपने दिया लेकिन इसको इंप्लीमेंट जरूर करें। आज भी आप मॉब लिंचिंग होती है। और दूसरी आपने बात की कि सिख कम्युनिटी, मैं तो ये कहता हूं कि बताइए ये किस मिनॉरिटी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने बड़ी उदाहरण आपको दी है कि हमारी कैबिनेट में कितने मिनॉरिटी मिनिस्टर हैं। ये मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जरा इसको बता दें, पूरी कैबिनेट में आपने कितने मिनॉरिटी लोगों को सबका विकास का जो खाका सरकार ने बनाया है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कितने माइनॉरिटीज के मिनिस्टर हैं। सना, मैं इनमें सवाल और जोड़ दिए, जिलानी साहब से मेरा भी सवाल जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। सना, मेरा भी सवाल जिलानी साहब से जोड़ दिए जरा। जी बोलिए। देखिए, बड़ी विडंबना आप ये देखिए कि एक तरफ भागवत साहब का मैंने, वो तो बहुत बड़े कद के आदमी हैं। हाँ। एक तरफ आप इसको विरोधाभास देखिए, तनाजात देखिए विचारधारा के अंदर। एक तरफ आज ही का बयान है कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सब एक हैं। ठीक है। ईसाई और मुसलमानों को अलग कर दिया गया। आसाम के अंदर पहले मुसलमान निशाने पे थे, अब वहां के सीएम साहब ने जो क्रिश्चियंस के लिए भी कह दिया है कि उनके चर्च का भी सर्वे होगा, पहली चीज। हाँ। लेकिन आप विरोधाभास देखिए जिसको जिलानी साहब को जवाब देना चाहिए। कैबिनेट के अंदर सिवाय एक सिक्के वक्त बहुत कम है। यासिर जिलानी साहब, चेयरमैन इन दोनों लोगों का जवाब आपसे चाहेंगे। नहीं, ये विरोधाभास दिखाई देता है। चेयरमैन की माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी तो कोई नहीं मिल पाया। ठीक है, माइनॉरिटी चेयरमैन कमीशन का चेयरमैन भी नहीं मिल रहा है आपको, ये ऐसा कह रहे हैं। मतलब या फिर मिल रहा है या फिर उन्हें रखना नहीं चाहते, ऐसा भी इशारा कई तरफ से दिया जाता रहा है। जल्दी से जवाब। मौलाना साहब ने कभी सवाल नहीं किया पीडीपी की महबूबा मुफ्ती साहिबा से, जब वो सर कलम करने की बात कर रही थी कि जब तिरंगा को उठाएगा तो हाथ और सर कलम कर देंगे। आपने सवाल नहीं किया। कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? और जो लोग गलत करते हैं मुआफरा के पेश कर रहे हैं। आप बयान पूरा सुनिए, हमने कहा क्या है उस बयान की टेक्निकल बात है, उसको पूरा पढ़िए, उस बयान को पूरा पढ़िए। अब आप तिरंगे की क्या बात करते हो? जिन्होंने 50 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं लहराया, वो क्या बात करेंगे तिरंगे की? मुलविस रहने वाले मुझे आप बताइए, जिस आरएसएस की आज वकालत आप कर रहे हो, उसने 50 साल अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं लहराया, अंग्रेजों को पिट्ठू भेजे, तो ये आज क्या देशभक्ति की बात करेंगे? हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी या आप जैसे प्रवक्ता देंगे? हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप लोग देंगे जिनका खुद का नहीं पता, ये वो सवाल करेगी जिनका खुद का नहीं पता कि आप कहाँ, आपके तार कहाँ जुड़े हैं। तो ये आरोप जिस आरएसएस की आज वकालत आप कर रहे हैं, दौर जो है यहां भी जारी हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा बयान है जिसको सब अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छे नोट पर दिया गया है, लेकिन नसीहत भी दी जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को सबसे पहले इस पर अमल करने की जरूरत है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपना अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए JKLH। नमस्कार।